हेलो दोस्तों, एवरीवन मॉर्निंग। मैं एनके सर अपने चैनल एनके सर 003 साइंस क्लासेस पर मैं पुनः आप सबका एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासेज में जो मेरा लेक्चर 3 हुआ था उसमें आपको चैप्टर 3 तक एनसीईआरटी क्लास 6 डिस्कशन हम लोग किए हुए थे। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4 और 5 ये दोनों डिस्कशन करेंगे और ये स्पेशली आपका सीटीटी, बीपीएससी, सीडीपीओ, सीजीएल एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसमें साइंस पोर्शन से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है हमने उसी से रिलेटेड इसमें आपको डिस्कशन करना है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर देखते हैं। चैप्टर है आपका वस्तुओं के समूह। वस्तुओं के समूह, देखिए सबसे तो पहले ये है कि वस्तु है क्या। तो वस्तु का यहाँ सेंस होता है पदार्थ। और देखिए अगर आप पदार्थ को डिफाइन करते हैं मैटर, तो मैटर है क्या, पदार्थ है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें मास हो, वो क्या है, आपका पदार्थ है। अब इसमें देखेंगे कि इसी बेसिस पे हम कैटेगराइज करते चलेंगे आगे। और पदार्थ के अगर आप देखिए अवस्थाओं के आधार पे तो वस्तु को 3 ग्रुप में आप लोग जनरली बांटते हैं। देखिए पहला है, हम लोग बेसिस कर रहे हैं कि किसके आधार पे, एस्टेट्स के आधार पे। तो पहला बताएंगे कि ठोस अवस्था होता है, वस्तु की ठोस अवस्था। दूसरा क्या होता है, द्रव अवस्था होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था बोलते हैं, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। चौथा जो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था। और देखिए जूनियर सेक्शन में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक आप लोग के लिए हायर बता देते हैं, एक 5वीं स्टेट भी होती है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफ मैटर बोलते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लिख देते हैं इंग्लिश में, कंडेंसेट ऑफ मैटर। देखिए अब बारी बारी से हम लोग समझते चलते हैं। पहला जो आप देखेंगे कि ठोस अवस्था है क्या, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है। देखिए इसमें एक्चुअली होता है क्या कि पदार्थ के कणों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसको अंतराण्विक बल कहते हैं, ये बहुत ही काफ़ी हाई होता है। जिस कारण होगा क्या, वस्तु को जब आप कंप्रेस करना चाहिएगा, दबाना चाहिएगा, तो दब नहीं पाता है, क्योंकि इसके कणों के बीच जो गैपिंग होता है न के बराबर होता है। अब जैसे देखिए सपोज ये ठोस की अभी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, इसके बीच इस टाइप से इसके कण जो होंगे ऐसे जुड़े हुए होंगे। अब बताइए जब इतना कनेक्टेड इसके कम्पैक्ट हैं, आप इसको कैसे इजीली में तोड़ सकेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो बोलते हैं ये साफ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, बहुत ही काफ़ी एक्सेस मतलब हार्ड होंगे, ज़्यादा हार्ड होंगे। और यही कारण है इसका ठोस होना, ज़्यादा मजबूत होने का रीज़न ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना के बराबर होता है। दूसरा, अब अगर ठोस अवस्था की और अगर आप देखें गुण, तो क्या आप बताएंगे कि सर इसमें जो होता है क्या कि वस्तु का आकार, आकृति, वॉल्यूम जिसको आयतन बोलते हैं, एरिया, सब कुछ क्या होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसका एक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में बोलेंगे। दूसरी बात आती है, अब जैसे द्रव अवस्था देखिए, देखिए अगर सपोज पहले आप इसी की एक एग्जांपल बताते हैं, ब्रिक्स है, मान लीजिए ईंट है ये। अगर इस ईंट को एक टब में, ऐसे टब में अगर है, अगर आप डालेंगे तो भी ये जितना इसका अपना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे, जैसे है उसी अनुरूप रहेगा। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि यही अगर द्रव लीजिए, मान लीजिए अभी एक द्रव का आपको अवस्था के एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या होता है। द्रव में देखिएगा कि शेप साइज चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये बोतल है, सपोज
ये आपका बोतल है और इस बोतल में आपने क्या किया, वाटर डाला। ये लगातार, ये सब सपोज मान लीजिए कि ये वाटर है, तो होगा क्या, और यहाँ पे एक पॉट आप लिए होंगे, तो जब इस बोतल को आप क्या करेंगे, इस पॉट में डालेंगे इस वाटर को, तो ये होगा क्या, हो सकता है कि इसका लेवल यहीं तक अगर समाप्त हो जाए। अब एक चीज इसमें देखिएगा, अगर इस सपोज 50 या 500 ml है, तो यहाँ भी ये 500 ml ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। वॉल्यूम जो यहाँ है वही वॉल्यूम यहाँ भी रहेगा, लेकिन अब परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, आप शेप देखिए, शेप में परिवर्तन हो गया। ये शेप जो देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर आयताकार आकार में था ये पानी, तो जैसा बर्तन में रखेंगे इस पानी का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉट एक कर्वाकार का है, तो यहाँ इसका आकार क्या हो गया, बदल गया। अब जैसे हम द्रव को जैसा पॉट लेते हैं, जैसा बर्तन लेते हैं, जिसमें आप रखेंगे उसका आकार भी उसी अनुरूप चेंज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका द्रव का एग्जाम्पल हो गया, द्रवीय अवस्था का। इसमें बताएंगे कि द्रवीय अवस्था में ये देखने को मिलता है कि ना तो इसका शेप फिक्स होता है और ना ही साइज, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गैसीय अवस्था। देखिए गैसीय अवस्था में क्या होता है कि इसका कुछ फिक्स नहीं है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिए, इसमें आप देखेंगे गैसीय अवस्था में कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही वीक होता है, एक्सेस वीक होता है। और आप जो इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं, इसमें बहुत काफ़ी गैपिंग होता है। एक एग्जांपल बताते हैं, जब हम आप क्या ये स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, बहुत ही लार्ज एरिया में स्मेल ऑक्युपाई करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत काफ़ी हाई होने लगता है, जिसके कारण ये स्पेस बहुत काफ़ी बढ़ता हुआ चला जाता है। एक एग्जांपल देखिए, सपोज ये आपका सिलेंडर है मान लीजिए, और इस सिलेंडर में आप देखेंगे शुरू में कितना गैसेज भरी हुई रहती है। इनिशियल में जब आप लेते हैं अप्रॉक्स 14 देखेंगे किलो जो भी हो लीटर, आप 14 लीटर की ये गैसेज हैं, शुरू में आपको इतना भर कर मिला, आप इसको यूज करते गए, एक ऐसा टाइम आता है कि 2 लीटर बच गया। अब देखिए जिस समय आपका सिलेंडर 14 लीटर मिला उस समय भी आपका चल रहा था, और जिस समय 2 लीटर पे आ गया उस समय भी चल रहा है। लास्ट में आप देखेंगे कि 500 ml बच गया, सपोज इस समय भी चल रहा है। तो इसे क्या शो होता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, और यही रीजन है कि ज़्यादा और कम दोनों कंडीशन में ये क्या होते चला जा रहा है, ये जलता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि ये 50 ml होगा तो भी पूरा एरिया ऑक्युपाई करेगा, और 14 लीटर है तो भी करेगा। लेकिन हाँ ये बात है कि इस सिलेंडर की जो क्षमता है, अगर इसकी क्षमता है 16 लीटर रखने की, तो इसमें मेंटेन किया जाता है 15 ही लीटर या 14 ही लीटर। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है तो इसको फटने की भी ज़्यादा संभावना प्रबल हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि जितनी इसकी क्षमता उससे कम ही करके इसमें डाला जाए। ठीक है, तो ये तो आपने देखा गैसीय अवस्था क्या है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्लाज्मा अवस्था। देखिए जूनियर सेक्शन में जहाँ तक अगर आप 6 की बात करेंगे तो इसमें आपका 3 ही अवस्था की बात करेगा, ठोस, द्रव और गैस। ये दो जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा हायर क्लासेज में आकर मिलेगा आपको, 8, 9, 10 में मिलेगा, बोसेंस्टाइन 10 में मिलेगा थोड़ा। तो आप देखेंगे इसमें प्लाज्मा अवस्था की बात क्या है। देखिए प्लाज्मा अवस्था एक्चुअली में है क्या कि न तो पूर्ण रूप से गैसियस है, न ही पूर्ण रूप से सॉलिड है, और न ही पूर्ण रूप से आपका ठोस ही है। ये सब का एक मिला जुला रूप है। ये एक्चुअली में ऐसा है कि अगर आप एक इसका एग्जांपल आप देखिए, मरकरी लीजिए जिसको पारा बोलते हैं आप। पहले थर्मामीटर में वही भी आता था जो मैनुअल होता था, हम लोग अभी भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा डिजिटल ज़्यादा आ गया है। तो उसमें देखिएगा कि आप जब थर्मामीटर को लगाते हैं तो उसमें एक बाद में निकालने के बाद देखिए उसमें क्या होता है, एक चमक थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हुए रहता है। जैसे ही हीट इसको मिलेगा धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज करने लगता है। तो इस पारा को अगर आप हाथों पे रखते हैं तो देखेंगे कि ये बूंद आकार का बन जाएगा। किस आकार का बनेगा, बूंद आकार का। और जैसे ही इसको कंप्रेस कीजिएगा
ये चिपटा हो जाएगा, सपोज इस टाइप से फैल जाएगा। और आप इसको कंप्रेस मतलब दबाना जो ही बंद करेंगे ये पुनः ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे बूंद में आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि अगर जब दाब दिए तो दब गया, छोड़े तो पुनः अपनी शेप में आ गया, एक बूंद आकार में हो गया। और गैसियस में रहता तो उड़ जाता, तो गैसियस को भी मेंटेन नहीं कर रहा है। और आप सॉलिड को नेचर जानते हैं कि उसको आप दबा नहीं सकते हैं, वो नॉर्मली ऐसे दबेगा नहीं। लिक्विड है तो उसको भी आप ऐसे आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एक बिल्कुल भिन्न प्रॉपर्टी लेकर आया जो आपका प्लाज्मा स्टेट इसको बोला गया। और लास्ट एक आप पांचवी स्टेट जान लीजिए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफ मैटर क्या है। इसका मात्र एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, लाइट। अब बताइए आप लाइट को कौन सी अवस्था में रखेंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। आप इसमें से बिल्कुल भिन्न नेचर इसको देखेंगे। इसीलिए लाइट को जो रखा गया है इसको BCE अवस्था भी बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो लाइट इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसके लिए पारा दे सकते हैं। देखिए ज़्यादातर ये 2 क्वेश्चन इससे बनेगा, खासकर आप देखें कंपटीशन में पूछता है कि पारा निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है, द्रवीय अवस्था, गैसीय अवस्था या प्लाज्मा। तो उसमें आप देखेंगे प्लाज्मा के रूप में ये आपका पारा पाया जाएगा। एक और भी जान लीजिए, प्लाज्मा की अगर एग्जांपल आप ये करते हैं तो आपका सन, ये भी एक एग्जांपल है इसका, वो भी गैसियस और जलता हुआ वो भी दीपक है, लेकिन एक्चुअल में वो भी एक इसी के एग्जांपल में आता है, प्लाज्मा के ही रूप में वो भी आता है। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे थे कि सिर्फ वस्तु की अवस्थाएं के बारे में हम लोग समझे कि 3 अवस्थाएं के रूप में हम लोग कन्वर्ट किए और 2 आप एक्स्ट्रा देख लिए। अब बात आती है कि वस्तु के रूप, रंग और गुण। देखिए कुछ वस्तु जो होता है चमकीला होगा ज़्यादा और कुछ जो होता है उदासीन होता है। अब देखिए इसके पीछे रीजन है क्या क्या है, समझेंगे। अब इस वस्तु को भी देखेंगे कैटेगराइज किया गया है किस किस रूप में, धातु, धातु, दूसरा देखेंगे अधातु, और तीसरा देखेंगे उपधातु, उपधातु। अब समझिए धातु है क्या, तो अब बताइए कि वैसा पदार्थ जिसको हम लोग 2 या 2 से अलग भिन्न गुण वाले रूपों में उसको नहीं तोड़ सकते हैं, वो क्या है आपका धातु है, मेटल है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर आप मान लीजिए सोना लेते हैं तो सोना को चाहे जितना फैक्टर कर दीजिए, 100 टुकड़ा कर दीजिए, सपोज कि आपका एक ये सोना की बिस्किट है मान लीजिए, और इसको आप जितना फैक्टराइज करते जा रहे हैं, लगातार फैक्टर कर रहे हैं, क्या इस सोने के बिस्किट से हम लोग चांदी निकाल सकते हैं? चांदी निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब चांदी नहीं निकलेगा तो ये क्या शो करता है कि इसको चाहे जितना भी छोटे से छोटे कणों में बांट दीजिए, उसमें से जब भी मिलेगा सोना के ही कण मिलेगा, जिसके कारण इनको शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। किसको? मेटल को। ठीक है, अब एक आपका जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहता है कि निम्नलिखित में से बिजली का, विद्युत का सुचालक कौन है? सबसे अच्छा चालक या सुचालक, याद रखें चांदी होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे लार्ज अमाउंट में अगर देखें एनर्जी कैरी करने का काम करता है तो ये चांदी है, लेकिन हम लोग बिजली वायर में इसको ज़्यादा यूज इसलिए नहीं करते हैं कि ये ज़्यादा कॉस्टली है। इस कारण हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे कम दामों पे जो कॉपर वगैरह है, एल्युमिनियम, ये सब यूज करते रहते हैं। अब दूसरी बात, एक तो आपने ये देख लिया, एक और थोड़ा हाई स्टैंडर्ड से बता देते हैं कि आप कैसे कैसे मेटालिक ग्रुप को पहचान सकते हैं। एक तो आप बताएंगे सर जो ज़्यादातर जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। देखिए इसका कुछ भौतिक गुण जो है मेटल का, पहला बताएंगे कि इसका क्वथनांक, क्वथनांक, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा होता है गलनांक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट क्या, क्वथनांक, गलनांक, ये दोनों उच्च होगा, हाई होगा, ये दोनों हाई होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसका कि विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत तथा उष्मा, उष्मा मतलब हीट।
ठीक है, ये दोनों का क्या होगा, सुचालक होगा। इसके बाद देखेंगे कि ये मजबूत होगा, ठीक है, जल्दी टूटेगा नहीं, लैसरस जिसको बोलते हैं, लैसरस होगा, ठीक है। इसके बाद लैसरस कहने का मतलब कि आप आघात वर्धन इसको बोलते हैं, आघात करना मतलब तोड़ने की कोशिश करना, जल्दी टूटेगा नहीं, इसको पीट पीट कर लंबा चौड़ा किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और इसमें क्या, इसमें चमक होती है, मतलब जो मेटालिक ऑब्जेक्ट लीजिएगा जैसे सोना चांदी या सिल्वर जो भी है सब, तो उसमें देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये जो आपका होगा किसकी प्रॉपर्टी हो गया, मेटल की प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, एक और चीज़ हम जो बताना चाह रहे थे इसमें देखेंगे आप, हमें एक्चुअली बताना था इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट करने का मतलब कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बता रहे हैं, जैसे बाहरी कक्षा में किसी भी मेटल के बाहरी कक्षा में, अगर मेटल नहीं हुआ एलिमेंट के बाहरी कक्षा में, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होनी चाहिए, 1 to 3, अगर 1 से 3 तक है किसके, एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे, मेटालिक एलिमेंट होंगे, वो मेटल होगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, एक एग्जांपल आपको बता देते हैं इसमें, सपोज सोडियम Na11, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 281 होगा, आपने 1 देखा लास्ट में, दिस इज मेटल। अब यही कारण है कि ये 1 जो है ना, ये क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा। तो जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को देगा, उस कंडीशन में इस पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा। अगर एक ही बाहर किसी को दे रहा है तो देने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट, अब ये नॉन रिएक्टिव बिहेवियर करेगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मैग्नीशियम देखिए, Mg12 होता है, क्या लिखेंगे, 282, देखिए बाहर 2 है, ये फिर लूज करेगा, किसी दूसरे को दे देगा, और दूसरे को यही देगा, इस पे +2 चार्ज चलेगा। क्यों, क्योंकि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर रहा है, और आफ्टर इसमें देखेंगे इसका क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस अनुरूप आप देखेंगे कि 1 से लेकर 3 तक किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये शो करेगा कि वो मेटालिक होगा। अगर 4 है तो 4 होने के कंडीशन में अब वो मेटल ना होकर क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स हो जाएगा। देखिए, ना तो नॉन मेटल ही होगा और नहीं मेटल होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटलॉइड्स हो जाएगा, ठीक है। आप देखें जैसे मेटलॉइड्स, अब यही उपधातु आ गया इसमें। अब इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन सबसे बेटर एग्जांपल है मेटलॉइड्स का। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप जब तोड़ते हैं 2,4, देखिए बाहरी कक्षा में 4 आया, अब 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, ये ना तो किसी से ले सकता है जल्दी या नहीं किसी को दे सकता है। तो इस कंडीशन में करेगा क्या, ये कोशिश करेगा कि कंबाइनिंग करने के लिए किसी दूसरे को 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मीथेन आप बनाते हैं, क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो हमेशा कोशिश करता है कि हम किसी दूसरे को दे दें, और दूसरे को देकर ये भी अपना मतलब आपका नॉन रिएक्टिव बिहेवियर कर लेगा, और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो क्या किया, C बॉन्ड H, देखिए सबसे अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। अब ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, खासकर CGL में आप सेट अगर बना रहे होंगे तो देखेंगे ये मिलेगा कि इसमें कौन आपका है, CH4 का क्या है नेमिंग, तो मीथेन है। और इस समय जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस की व्यू से देखेंगे तो और भी इसमें डिप जाएंगे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन ये ग्रुप होता है, इसमें आगे आपको बताया जाएगा। तो ये आपने उपधातु के लिए एक एग्जांपल आपको बता दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे आप अधातु। देखिए अधातु का जस्ट जितना आप मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े हैं फिजिकल, सब इसका अपोजिट पढ़िए। अधातु में क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। कहने का मतलब कि ये इससे अधातु से न तो विद्युत ही जा पाएगा और न ही ऊष्मा, ठीक है। ये आप डुल साइन का होगा, मतलब शाइनिंग नहीं होगा, दिखने में धुंधला सा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे क्लोरीन,
इस इलेक्ट्रॉन बेसिस पे। तो क्लोरीन का 17 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 8 7। अब एक चीज यहाँ चेक करेंगे आप, आउटर मोस्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा ही कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 7 है बाहर, तो +1 कर लेगा तो क्या हो जाएगा 2 8 8। और आप जानते हैं कि जब तक कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं करता है रिएक्शन आफ्टर, तब तक वो निश्चिंत नहीं रहेगा, मतलब वो क्या स्टेबल नहीं होगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अब इस पर क्या होगा निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा Cl। अब क्या लेंगे आप निगेटिव चार्ज लेंगे। अब एक स्टेप आप लोग को थोड़ा सा हाइयर समझा देते हैं। देखिए आप जानते हैं कि NaCl, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन ये NaCl ही क्यों लेते हैं, रीजन क्या है। अब देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होता है। Na की वैलेंसी क्या होती है 1, Cl की क्या होगी 1, इसकी वैलेंसी इस पे चढ़ती है, इसकी इस पे चढ़ती है, 1 1 कैंसिल, सो NaCl लिख देंगे हम। अब जैसे MgCl2 लिखते हैं, आप लिखते हैं ना MgCl2, और उसमें देखिए क्यों लिखते हैं MgCl2, उसके पीछे रीजन होता है। अच्छा वैलेंसी जानते हैं कि वैलेंसी होता क्या है। देखिए वैलेंसी हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता। आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने के बाद कोई एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे देखिए अगर आप Na11 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 8 1 है, आप जानते हैं इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे को लूज करेगा, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा दिस मींस इसकी वैलेंसी 1 होगी। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में आप Na+ बताएंगे, राइट। हमें समझाना था Mg के लिए कि सर मैग्नीशियम और क्लोरीन जब दोनों रिएक्ट करता है तो MgCl2 आप लिखते हैं, ऐसा क्यों, रीजन बताइए। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा 2, जस्ट पहले बताए हैं कैसे Mg। अब 12 है तो इसको तोड़ेंगे क्या होगा 2 8 2 होगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गई 2। Cl 17, इसकी वैलेंसी कितना 2 8 7, दिस मीन्स इसको 1 चाहिए बाहर से, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। अब आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, तो क्या हो गया Mg1, तो Mg1 नहीं लिखा जाता है। अब आप क्या करेंगे Cl2, बस हो गया आपका कंप्लीट। तो इस अनुरूप आप क्या लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं कि जब कोई रिएक्ट कराते हैं एलिमेंट्स को तो कैसे इसका आपका प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये आपको मिल गया इससे, ठीक है। तो धातु, उपधातु और अधातु तीनों आपने इसमें देखा। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ इसमें सब्सटेंस क्या क्या और पढ़ना है देखते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि कुछ संपीड्य असंपीड्य, संपीड्य कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है कंप्रेसिबल, वैसा पदार्थ जिसको आप दबा सकते हैं वो क्या होगा संपीड्य होगा, और वैसा पदार्थ जिसको आप नहीं दबा सकते हैं असंपीड्य है। कुछ एग्जांपल देखिए, ये क्या है, एक आप देखेंगे कि हार्ड प्लास्टिक का है तो हार्ड, अब इसको अगर हम दबाना चाहेंगे दबेगा नहीं दबेगा, क्यों, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर है, ये सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन अगर एक आप रबर लेते हैं, आप जैसा शेप में देना चाहते हैं वैसा शेप दे सकते हैं, वो संपीड कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है कि कुछ पदार्थ देखेंगे आप कि बहुत ही काफ़ी कोमल होता है, कुछ जो होता है बहुत काफ़ी हार्ड होता है। अब कोमल करने का सेंस ये है कि उसको आप जैसा शेप में चाहें वैसा शेप जनरेट करें। जैसे एल्युमिनियम वायर लीजिए, आप जानते हैं उसको जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा शेप तोड़ मरोड़ लेते हैं, लेकिन वही रड लीजिए आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही हुआ कि जिसके अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट जिसका जितना ही हाई होगा उतना ही काफ़ी क्या होगा कठोर होगा, वो जल्दी आपसे नहीं मुड़ेगा, और जिसका जितना ही कम होगा उतना ही जल्दी मुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक देखेंगे आप, देखिए इस दिन के लिए VVI टर्म से आपको समझाते हैं, थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करें। ये बहुत आसान भी है लेकिन कन्फ्यूजन भी इसमें बहुत होता है। देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, हालांकि सर हमारे बताए हैं लेकिन
हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। अब देखिए इसके पीछे ट्रिक क्या है समझेंगे। आप इस लीटर को काउंट कीजिएगा ना, ये 6 लीटर होगा, और इस लीटर को काउंट कीजिएगा तो ये 7 लीटर होगा, और ये जो लीटर होगा 8 लीटर होगा। 6 + 7 दिस इज 8। अब देखिए आप कहेंगे कि उल्टा सुल्टा पढ़ा दिए, क्या क्या पढ़ा दिए। आपको एक ट्रिक अब इससे आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। अब ये ऐसा क्यों कहे हैं, देखिए ये 6 लीटर है, 7 लीटर है, 8 लीटर है। आप जाएंगे दो कोई पदार्थ को जब आपस में मिलाइएगा तो क्या होगा, या तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। किसके रेस्पेक्ट में, पार्टिकुलरली अगर उस पदार्थ की तुलना प्रोडक्ट से करें उस कंडीशंस में। अब देखिए ये 6 + 7 दिस इज 8, ऐसा क्यों। आप सपोज सॉल्यूट क्या है, आप देखेंगे सॉल्यूशन में सबसे कम किसकी मात्रा है, सॉलिड की है, ये घुलने लगेगा। और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किसकी है, सॉल्वेंट की है, ये घुलाने का काम करेगा। और इस दोनों का जो कंपोजिशन मिला वो आपका सॉल्यूशन हुआ, दोनों से ज़्यादा आएगा। अब ऐसा देखिए क्यों, तो आप डिफाइन करेंगे सॉल्यूट है क्या, इसको बोलते हैं घुल्ले, हिंदी में इसको बोलते हैं घुल्ले या विलय, विले विले भी बोलते हैं, विले या घुल। और इसको बोलते हैं घोलक, किसको, सॉल्वेंट को, और सॉल्यूशन को बोलते हैं घोल। अब देखिए तो घुल है क्या, अब बताएंगे कि घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको घुल बोलते हैं। जैसे सॉल्यूट यहाँ देख लीजिए 6 लीटर, एक आपको मतलब ट्रिक इसलिए समझाना चाह रहे हैं हम कि इस 8 के रेस्पेक्ट में 6 कम है, जिसमें से घुलने का काम करता है। तो घुल है क्या, जो वैसा पदार्थ जो घोल में घुल जाए उसको घुल बोलेंगे, और वैसा पदार्थ जो घोल में घुलाने का काम करता हो उसको घोलक भी बोलेंगे या सॉल्वेंट बोलेंगे। राइट, अब इसकी 7 है, इससे ज़्यादा है तो इसको घुलाने का काम करेगा। ऐसे दोनों का जो कंपोजिशन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, घोल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे 100 ग्राम चीनी लिए, 100 ग्राम चीनी है, और जानते हैं पानी ले लिए कितना, 1 लीटर, 1 लीटर आपका पानी है। अभी दोनों का हम घोल तैयार कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब चीनी घुलेगा तो चीनी इस कंडीशन में क्या होगा, सॉलिड होगा, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्यों, क्योंकि चीनी को पानी घुला दे रहा है। अब उल्टा करके देखिए, पानी को हालांकि हम लोग यूनिवर्सल क्या मानते हैं, ये घोलक के रूप में मानकर चलते, लेकिन कभी कभी इसका भी टर्म उल्टा होता है। अब कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप चीनी ले लिए 100 kg, ठीक, ये आपका चीनी है, और पानी आपने ले लिया सपोज 100 ml, ये पानी है। अब बताइए इस कंडीशन में कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा। आपको जस्ट यहाँ पे हम मात्रा के आधार पे इसीलिए ट्रिक बताएं कि चाहे वो सॉल्यूट हो या लिक्विड हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही सॉल्वेंट होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो सॉल्यूट होगा। अब यहाँ देखिए, अब चीनी क्या हो गया, यहाँ आपका सॉल्वेंट हो गया। वहाँ तो देख रहे थे क्या कि सॉल्वेंट का काम पानी कर रहा था, ये जस्ट उल्टा हो गया, और पानी क्या हो गया यहाँ सॉल्यूट। अब क्या होगा, जब चीनी में आप पानी को डालेंगे ये खुद उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, अब ये उसको घुला नहीं पाएगा, चीनी इसको सोख जाएगा। तो इसीलिए कहें कि इस ट्रिक के बेसिस पे इसको समझ लीजिए कि सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो सॉल्यूट होगा, और घोल में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो वो आपका सॉल्वेंट होगा, और दोनों के कंपोजिशन जिससे जो पदार्थ मिलता हो उसको आप घोल बोलेंगे। तो ऐसा आपने एग्जाम्पल देकर समझ लिया। अब नेक्स्ट बात आती है आपका, थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस इस टॉपिक में, कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है। देखिए पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा पदार्थ जिससे लाइट आर पार आ जा सके उसको पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे आप ग्लास लेते हैं, जो चश्मा पहनते हैं, तो सपोज ये आपका ग्लास है मान लीजिए,
अब इसे क्या होगा, लाइट इस पार से उस पर जा रहा है तो ये पारदर्शी कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। लेकिन दीवार इस पार से उस पर आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो न तो पूर्ण रूप से लाइट को रोक ही पाते हैं और नहीं जाने ही देते हैं, तो वैसे पदार्थ को ही पारभासी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, आप एक पेज लीजिए और उस पर आयल लगा दीजिए। मान लीजिए एक पन्ना लिए आप, इस पर क्या कीजिए, थोड़ा सा आयल लगाकर सुखाकर, अब देखिए तो इसमें देखिएगा पारभासी मतलब पार्शियली रूप से लाइट को पास करने देते हैं, आपको पूरा रूप से दिखेगा भी नहीं, हल्का हल्का दिखेगा, तो वैसे ही पदार्थ को पारभासी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल और देखिए, सिंथॉल साबुन आप लोग देखते होंगे कि पारभासी का काम करते रहता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कुहासा, आप देखते हैं कुहासा में आपको पूरा क्लियर दिखता है, नहीं दिखता है, वो भी आपका पारभासी का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पारभासी के काम करेंगे। ठीक है, और पारदर्शी अपारदर्शी ये तीनों आपने देख लिया। अब नेक्स्ट बात आती है चुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ क्या है, देखिए चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा पदार्थ जो चुंबक की प्रॉपर्टी को शो करे, मतलब चुंबक से चिपके, वैसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे लोहा हो गया, राइट। और वैसा पदार्थ जो चुंबक से चिपके ही नहीं, वैसे पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर 4 में हमको लगता है कि मैक्सिमम यहाँ तक आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसे जो भी क्वेश्चन बनना था हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट एक आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।